Assalamu alaikum. This is lecture number 17 for the series LSM 733 Production Operations Management. And I'm Usman bin Saif. We had been following the theme that we start the lecture with the summary of the previous lecture. But since the previous lecture was the revision lecture for your midterm exam, so we are starting the new chapter afresh from this session. So the agenda for this session is we'll talk about the global company profile, Amazon.com, functions of inventory. Basically the chapter is inventory management. Agenda for this session is inventory management. So we will discuss how Amazon is a very famous website, very famous company. How does Amazon manages its inventory? Then what is inventory, functions of inventory, types of inventory, inventory management, ABC analysis, record accuracy, cycle counting, control of service inventories, inventory models, independent, dependent demand, holding, ordering, and setup cost. These are the topics that we will be discussing in this session. So let's start further. Inventory models for independent demand, the basic economic order quantity model, and the minimizing cost. ये सारी चीज़ें हमने अभी जो लास्ट स्लाइड पे मैंने आपको बताया, होल्डिंग, ऑर्डरिंग एंड सेटअप कॉस्ट, जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो साथ हम उसके EOQ मॉडल भी पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या ऑप्टिमम डिमांड लेवल कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं जब हम इन्वेंट्री को मैनेज कर रहे होते हैं. So let's start the chapter. We'll first discuss Amazon.com. Amazon.com started with a virtual retailer, no inventory. We're talking about inventory management, but when Amazon started, no inventory, no warehouse, no overhead, just computers taking order to be filled by others. Growth has forced Amazon.com to become a worldwide leader in warehousing and inventory management. Each order is assigned by computer to the closest distribution center that has the product. A flow master at each distribution center assigns work crews. Lights indicate products that are to be picked and light is reset. Items are placed in crates on conveyor bar. Virtual code scanners scan each item 15 times to virtually eliminate errors. Amazon.com बहुत फेमस एक वेबसाइट है. Amazon अमेरिका, Amazon UK, Amazon इंडिया. बेसिकली वो क्या है, इंटरनेट के ऊपर एक वेबसाइट है. आप क्या करते हैं, उस वेबसाइट पे जाते हैं, उस पर दुनिया जहान की चीज़ें मौजूद हैं. आपने कोई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट ख़रीदना है, आपने कोई कैमरा ख़रीदना है, आपने कोई कपड़े ख़रीदने हैं, आपने कोई जूते ख़रीदने हैं, आपने कोई बॉल पेन ख़रीदना है, आपने कोई घड़ी ख़रीदनी है, आपने कोई घर की हाउस होल्ड आइटम ख़रीदना है, कोई कमोडिटी ख़रीदनी, नेम एनीथिंग, गाड़ी की कोई स्पेयर पार्ट चाहिए आपको, हर चीज़ Amazon.com पे मौजूद है. अब इतना बड़ा सेटअप Amazon ने कैसे बना लिया? क्या Amazon के लिए ये पॉसिबल है कि दुनिया जहान की तमाम कमोडिटीज़ वो ख़रीद के अपने पास स्टोर कर ले और उसके बाद वो उसको बेचना शुरू करे? इनिशियली Amazon ने क्या किया, नो इन्वेंट्री सिस्टम पे रिलाई कर रहे थे और वो क्या करते थे, इंटरनेट के ऊपर उन्होंने प्रोडक्ट्स लिस्ट कर दिए. लेट सपोज कि मुझे एक कैमरा ख़रीदना है और उनके मैं वेबसाइट पे जाके इलेक्ट्रॉनिक्स के पोर्शन में वहाँ पे फर्दर उन्होंने सब कैटेगरीज़ हैं, कैमरास की कैटेगरी में जाके मैं कैमरा सर्च करता हूँ. उन्होंने जितने लेटेस्ट कैमरास हैं सबका प्रोफाइल्स, उन्होंने सबकी तस्वीरें, उनकी प्राइस, हर चीज़ वहाँ पे गिवन है. अब मैं उसमें से सर्च कर लेता हूँ, सर्च करके मुझे पता चल जाता है कि इतनी प्राइस है और अगर मैं ख़रीदना चाहता हूँ तो मैं वहीं पे ऑनलाइन परचेज़ कर लेता हूँ. ऑनलाइन कैसे परचेज़ कर लेता हूँ, अपना अकाउंट बनाता हूँ, उनको रिक्वेस्ट फॉर परचेज़ भेजता हूँ, वो प्रोसेस होती है और उसके बाद वो ऑर्डर मुझसे मेरा एड्रेस कंफर्म करते हैं मुझसे और
पेपॉल एक कंपनी जिसके थ्रू मुझे पेमेंट करनी पड़ती है, मैं अपना क्रेडिट कार्ड पेपॉल पे रजिस्टर कर लेता हूँ, पेपॉल मेरे क्रेडिट कार्ड से पैसे डिडक्ट कर लेता है और अमेज़ॉन को आगे ट्रांसफ़र कर देता है और अपनी फ़ीस चार्ज करता है। तो अब हो क्या रहा है कि उसने मैंने ऑर्डर प्लेस किया अमेज़ॉन के ऊपर एक कैमरे के लिए, अमेज़ॉन ने मुझसे ऑर्डर लिया, ऑर्डर लेके वो ऑर्डर उसने आगे रिले कर दिया टू द कैमरा सप्लायर। उसने सप्लायर को कहा, उसको बताया कि ये एड्रेस है और उसको उसने आगे पैसे ट्रांसफ़र किया और उसे कहा कि इस एड्रेस पे कैमरा डिलीवर करा दो। कैमरा वहाँ से उस एड्रेस पे चला गया। फिर फर्दर उन्होंने विद टाइम जब उनकी बहुत ज़्यादा सेल बढ़ना शुरू हुई, Amazon.com बहुत फेमस होना शुरू हुआ, तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने अपना वेयर हाउस बना लिया। फिर उन्होंने वेयर हाउस में इन्वेंट्री रखनी शुरू कर दी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम इन प्लेस कर दिया। अब क्या सिस्टम है इस वक्त करेंटली अमेज़ॉन का कि दुनिया में उनके बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेस बनाए हुए उन्होंने, और उन वेयर हाउसेस में उन्होंने जो रेगुलर आइटम्स हैं, जिस तरह आपके जैसे मैंने कहा कैमरास हैं, जो कैमरास बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, वो ख़रीद के वो लो प्राइस पे डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरर हैं उससे वो परचेज़ कर लेते हैं। उसके बाद वो उन्होंने अपने इन्वेंट्री अपने हाउस में वेयर हाउस के अंदर वो रख लेते हैं। अब वेयर हाउस इज़ सो ह्यूज कि अगर आप अंदाज़ा करें कि शेल्फ्स बने हुए हैं, जिन शेल्फ्स के अंदर उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, और वो शेल्फ जो हैं वो 250 से 300 एक वेयर हाउस में शेल्फ्स हैं, मतलब 300 लेन्स में शेल्फ्स हैं जो कि इकट्ठे 10-10 शेल्फ्स ज़मीन से छत तक 10 शेल्फ हैं, उसके अंदर 10 किस्म के उन्होंने स्टैक्स लगाए हुए हैं और 200 से 250 300 उनके पास लाइन में शेल्फ्स लगे हुए हैं। अब इतने शेल्फ्स को मैनेज कैसे करते हैं? एवरीथिंग इज़ डन बाय द कंप्यूटर्स। उनका इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू वो होता क्या है कि एक ऑर्डर मैंने प्लेस किया कैमरे के लिए, अब वो देखते हैं कैमरा उनके स्टॉक में अवेलेबल है, यस अवेलेबल है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जो वहाँ पे वेयर हाउस में जो क्रू काम कर रहा है, जो टीम काम कर रही है, वो क्या होता है कि उसका ना शेल्फ के ऊपर, जिस शेल्फ पे वो कैमरा पड़ा हुआ है उस शेल्फ के ऊपर लाइट ब्लिंक करना शुरू कर देती, लाइट जलना बुझना शुरू कर देती। उन्हें पता चल जाता है कि जी, और उसके साथ उसका नंबर आ रहा होता है कि कितने कैमरे, कौन सा कैमरा कितने कैमरे, वो जिस शेल्फ पे कैमरा पड़ा हुआ है उस शेल्फ की लाइट ब्लिंक कर रही है। अब वो वेयर हाउस में जो काम कर रहे हैं उनके पास एक ऑर्डर शीट भी आ जाती है और वो लाइट ब्लिंक कर रही है। अब वो इतने बड़े बड़े स्टैक्स और इतने हाई ऊंचे स्टैक्स और 300 स्टैक्स के अंदर, अब लाइट तो दूर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से स्टैक में जल रही है, लेकिन एक एक स्टैक में ढूंढना आप नहीं ढूंढा जा सकता। तो वो उन्होंने कंप्यूटर्स के थ्रू उन्होंने उससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन से स्टैक में कैमरा पड़ा है, वहाँ से वो कैमरा उठाते हैं, उसको पैक किया, पैक करके उसके बाद कन्वेयर बेल्ट लगी हुई, एक बेल्ट लगी हुई उस बेल्ट पे रख देते हैं। अब वो बेल्ट के ऊपर वो पैकिंग होती है, एक स्टेज के ऊपर, दूसरे स्टेज के ऊपर उस पर लेबल लगता है, तीसरे स्टेज पे कुछ और, तो 15 स्टेजेस हैं जहाँ पे वो चेक होता है ऑर्डर, ताकि कोई गलत ऑर्डर ना भेज दिया जाए किसी कस्टमर को। 15 स्टेप्स के ऊपर वो ऑर्डर चेक होता है, उसके बाद वो ऑर्डर डिस्पैच के लिए भेजा जाता है। फिर Amazon.com की एक तो अपनी डिलीवरी सर्विस है, एक और दूसरा उन्होंने डिफरेंट कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, DHL के साथ, FedEx के साथ, और यूजुअली Amazon की जितनी भी वो डिलीवरीज करते हैं दैट इज़ थ्रू द FedEx। अब क्या होता है कि वो उसके बाद वो FedEx को डिलीवर करते हैं, FedEx फिर आगे कस्टमर को वो प्रोडक्ट डिलीवर करता है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब सिर्फ इसका ये तो हमने एक एस्पेक्ट देखा कि मैंने कैमरा ऑर्डर किया था और अमेज़ॉन ने कैसे कैमरा मुझे डिलीवर किया या कैमरा मुझे भेजा। दूसरी चीज़ ये कि अब वो कैमरा तो उनके शेल्फ में ये कैमरा कम हो गया, अब वो एक ऑटोमेटिकली उनका जो सप्लायर है कैमरेज का जिससे वो कैमरे ख़रीदते हैं उसके पास भी एक नोटिफिकेशन चला जाता है कि जी इतने कैमरे इस वीक में या इस दिन में सेल हो गए, और वो उतने कैमरेज ऑटोमेटिकली वो भिजवा देता है अमेज़ॉन के वेयर हाउस को ताकि उनके स्टॉक में पहुंच जाए।
इसी तरह फिर कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो कि उनके पास ज़रूरी नहीं या बहुत जिनकी ज़्यादा सेल नहीं है, तो वो क्या करते हैं, उन आइटम्स की डिस्क्रिप्शन अपनी वेबसाइट पे दे देते हैं, डिस्क्रिप्शन अपनी वेबसाइट पे दे देते हैं, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन दे के तो वो क्या करते हैं कि अपने सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होता है। अब एक कैमरा है जिसकी बहुत ज़्यादा सेल नहीं, बहुत स्पेशलाइज्ड कैमरा है, एक्सपेंसिव कैमरा है, और वो पूरे साल में 4-5 कैमरे सेल होते हैं, तो वो कैमरा अगर वो ख़रीद के अपने शेल्फ्स में रख लें, अपने पास रख लें, तो होल्डिंग कॉस्ट उनको इनकर करनी पड़ेगी, शेल्फ कॉस्ट एक है, फिर वो इतनी इन्वेस्टमेंट उनकी है, तो वो क्या करते हैं, सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे ही मैंने उस कैमरे का ऑर्डर प्लेस किया, वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर सप्लायर के पास चला जाए, सप्लायर अमेज़ॉन को भेज देगा, या सप्लायर को वो और बता देते हैं और पैकेजिंग भेज देते हैं, सप्लायर को पैकेजिंग भेज देते हैं कि इस डब्बे में इस तरह से लेबल लगा के आपने इस एड्रेस पे भेजना है। एक और काम जो अमेज़ॉन ने अपनी वेबसाइट पे किया वो ये कि उन्होंने कंपैटिटर्स की प्राइसेस भी लिस्ट डाउन कर दी। अमेज़ॉन में कोई भी आप देखें, प्रोडक्ट देखें, उसके नीचे 3-4 कंपैटिटर्स की प्राइसेस भी आ रही होती, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स, और उनकी प्राइस हमेशा कंपैटिटर से कम होती है। वो बता रहे होते हैं कि फ़लानी वेबसाइट पे इस कैमरे की ये प्राइस है, फ़लानी वेबसाइट पे इस कैमरे की ये प्राइस है, फ़लाने पे इस कैमरे की ये प्राइस है, और मेरी ये प्राइस है। प्लस अमेज़ॉन में एक और, अब मैंने अमेज़ॉन से कैमरा ख़रीदा, अमेज़ॉन पे सिर्फ ब्रांड न्यू, मोस्टली 95% जो उनकी सेल है वो ब्रांड न्यू आइटम्स की है, लेकिन 5% सेल यूज्ड आइटम्स की भी है। अब मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदने के बाद मैंने कुछ दिन यूज़ किया, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। अब मैं उस कैमरे को सेल करना चाहता हूँ, तो भी मैं अमेज़ॉन के ऊपर जाके उस कैमरे को सेल कर सकता हूँ। मैं वहाँ पे अपना अकाउंट बनाऊँगा, उस कैमरे को लिस्ट कर दूँगा। तो अब लिस्ट करके मैं अपनी प्राइस दे दूंगा कि जी मैं इतनी प्राइस में सेल करना चाहता हूँ। तो अब एक कस्टमर उनकी वेबसाइट पे जब आता है तो वो प्राइसेस उसके सामने है कि अमेज़ॉन की ये प्राइस है, अमेज़ॉन इतने में नया कैमरा बेच रहा है, कंपैटिटर्स नए कैमरे इतने में बेच रहे हैं, और एक और सेलर है जो कि यूज्ड कैमरा है उसके पास, उसने यूज्ड कैमरा इस कंडीशन में है, वो इतने में बेच रहा है। अब अगर कोई अमेज़ॉन के थ्रू वो कैमरा ख़रीद लेता है, यूज्ड कैमरा ख़रीद लेता है, तो अमेज़ॉन क्या करेगा, मुझसे, अब मैं कैमरा बेच रहा था, आपने कैमरा अमेज़ॉन से ख़रीदा, तो वो मुझसे कमीशन लेगा उस सेल के ऊपर, और मुझे अपनी पैकेजिंग भेज देगा, मुझे डब्बा भेज देगा कि आपने किस डब्बे में किस तरह से, मुझे गाइड करेगा कि पैकेज करके किस तरह आपने उसको लेबल करना है, किस तरह से आपने उसके ऊपर टेप लगानी है, किस तरह आपने उसको सील करना है डब्बे को, और उसके बाद कस्टमर को भेजना है और किस तरह से भेजना है। सो ये सारा प्रोसेस जो है, ये अमेज़ॉन का इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बेस्ट एग्जांपल, जैसे वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, कि जिस तरह से amazon.com अपनी इन्वेंट्री को मेंटेन करता और मैनेज करता। Crates arrive at central point where items are boxed and labeled with new barcode. Gift wrapping is done by hand at 30 packages per hour. Completed boxes are packed, taped, weighed and labeled before leaving warehouse in a truck. Order arrives at customer within a week. और उनकी स्पेशलिटी क्या है कि आप गिफ्ट आइटम्स भी भेज सकते हैं, गिफ्ट पैकिंग में भी भेज सकते हैं, नॉर्मल पैकेजिंग में भी भेज सकते हैं, और विद इन 1 वीक दे इंश्योर के कस्टमर को वो आइटम डिलीवर हो जाए। Now coming to inventory, what is inventory? Simple question. What is inventory? When you say inventory, inventory क्या चीज़ है? कंपनी, किसी भी कंपनी की एग्जांपल ले लें। अब हम अगर टोयोटा मोटर्स की एग्जांपल, ज़्यादातर वैसे अभी तक हम टोयोटा मोटर्स को ही डिस्कस कर रहे हैं, टोयोटा मोटर्स की एग्जांपल ले लें, तो टोयोटा मोटर्स की इन्वेंट्री क्या होगी? टोयोटा मोटर्स की इन्वेंट्री, जो टोयोटा ने कार्स बना के उसके अपने पास फिनिश्ड कार्स खड़ी हुई हैं, असेंबल्ड गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो टोयोटा की इन्वेंट्री है। टोयोटा की इन्वेंट्री, उसके जो रॉ मटेरियल या पार्ट्स हैं वो टोयोटा की इन्वेंट्री है। जो सेमी फिनिश्ड, जो वर्क इन प्रोग्रेस जो गाड़ियाँ हैं वो टोयोटा की इन्वेंट्री।
all these things comes into inventory. One of the most expensive assets of many companies, representing as much as 50% of total invested capital. Investment 50% of the total investment भी हो सकती है. Operation managers must balance inventory investment and customer service. Functions of inventory: to decouple or separate various parts of production process, to decouple the firm from fluctuations in demand and provide a stock of goods that will provide a selection for customers. The first point was decouple or separate various parts of the production process. Various parts of production, अभी हमने कहा टोयोटा की प्रोडक्शन प्रोसेस में रॉ मटेरियल इन्वेंट्री भी है, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री भी है, वेरियस प्रोडक्शन के प्रोसेसेस है ना, कुछ सेमी फिनिश्ड है, कुछ फिनिश्ड हैं, कुछ असेंबल्ड कार्स हैं, तो ये सारी इन्वेंट्री है वेरियस. और इन्वेंट्री के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको स्टेजेस को डिफाइन कर लेते हैं कि ये रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है. रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का मतलब है जिसमें स्टील आ गया, जिसके अंदर हमने जो अभी गाड़ी के जितने पार्ट्स हैं वो सारे रॉ मटेरियल्स. उसके बाद हमने आधे पार्ट्स जोड़ दिए, वो भी एक इन्वेंट्री है, सेमी फिनिश्ड है, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री है. इन्वेंट्री बेसिकली हमारी स्टेजेस को डिफरेंशिएट कर रही है. एक जो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है वो जब हम उसको देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि जी ये फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस है. वर्क इन प्रोग्रेस ये मिडिल स्टेज है. फाइनल स्टेज हमारी फिनिश्ड गुड्स है, फिनिश्ड कार्स हैं. नाउ द फ्लक्चुएशंस इन डिमांड. अब इन्वेंट्री का क्या फ़ायदा हमें, क्या एक और फंक्शन ये कि जब हमारी डिमांड ज़्यादा हो, डिमांड हो और सप्लाई कम हो जाए तो उस वक़्त हमारे पास अगर असेंबल्ड कार्स हमारे पास हैं इन्वेंट्री में तो हम उस डिमांड को मीट कर सकेंगे. टू टेक एडवांटेज ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट्स. एक और आपने कॉमन फिनोमेनन एक देखा होगा कि आप जाते हैं किसी भी बड़े स्टोर के ऊपर शॉपिंग करने. डिटोल सोप की आप एक एग्जांपल ले लें. डिटोल सोप आपने देखा होगा कि अब आ रहा है 4 सोप बार्स की पैकिंग में और उस पर 5 रुपीज़ डिस्काउंट है. इंडिविजुअली अगर आप एक एक सोप बार ख़रीदें तो वो आपको ज़्यादा कॉस्ट करती है, अगर आप इकट्ठे 4 ख़रीदें तो 5 रुपये का डिस्काउंट मिलता है. इसी तरह इन्वेंट्री क्यों हम ज़्यादा ख़रीदते हैं या इन्वेंट्री को होल्ड इसलिए करते हैं क्योंकि इकट्ठी बल्क में इन्वेंट्री ख़रीदने पे हमें इन्वेंट्री डिस्काउंट मिलते हैं, कम कीमत पे मिल जाती है. टू हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन बढ़ती हुई कॉस्ट. अब जैसे हमने टोयोटा मोटर्स की हम दोबारा बात करें तो टोयोटा मोटर्स को स्टील भी चाहिए, गाड़ी का फ्रेम बनाने के लिए, दरवाजे बनाने के लिए स्टील की शीट्स चाहिए. अब शीट्स की प्राइसेस दिन ब दिन बढ़ रही है. टोयोटा को पूरे साल की उसकी डिमांड भी पता है कि उसको पूरे साल में कितनी स्टील शीट्स चाहिए होती हैं गाड़ियाँ बनाने के लिए, फोरकास्टेड डिमांड है. तो वो अगर साल के शुरू में ही ख़रीद ले, स्टील शीट्स ख़रीद ले पूरे साल के लिए, तो जो बाकी साल के अंदर प्राइस बढ़नी है उस इन्फ्लेशन से भी वो बच जाएगा. टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री. रॉ मटेरियल, परचेज बट नॉट प्रोसेस्ड. रॉ मटेरियल्स हमने ख़रीद लिए हुए, हमारे पास हैं लेकिन प्रोसेस नहीं हुए. वर्क इन प्रोग्रेस, अंडरगॉन सम चेंजेस बट नॉट कंप्लीटेड. मैंने टोयोटा की एग्जांपल दी. अ फंक्शन ऑफ साइकिल टाइम फॉर अ प्रोडक्ट, कि आपने उसको वर्क इन कुछ काम कर लिया है, आपने गाड़ी का फ्रेम जोड़ लिया है, फ्रेम आपने जोड़ लिया है, उसके अंदर आपने इंजन फिट कर दिया लेकिन बाकी काम रहता है, तो वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री है. मेंटेनेंस, रिपेयर, ऑपरेटिंग. अब इसी तरह एक इन्वेंट्री की टाइप मेंटेनेंस इन्वेंट्री भी है. आप देखते हैं कि हमारे घर में एनर्जी सेवर बल्ब्स हैं, हम हमेशा एक्स्ट्रा एनर्जी सेवर्स ला के रखते हैं. क्यों रखते हैं? कि जस्ट इन केस कोई बल्ब फ्यूज़ हो जाए तो हम उसको रिप्लेस कर सकें. तो मेंटेनेंस के लिए भी हम इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं. फिनिश गुड्स, कंप्लीटेड प्रोडक्ट अवेटिंग शिपमेंट. फिनिश गुड्स हमने कार असेंबल करके फिनिश कार्स हमने अपने पास रखी हुई सो दैट कि हम कस्टमर ऑर्डर दे हम उसको डिलीवर कर दें. द मटेरियल फ्लो साइकिल. इनपुट, लॉग्स की एग्जांपल देख रहे हैं हम. लॉग्स लकड़ी के दरख्त के तने. अब वो क्या होता है, सब इनपुट क्या है,
तने दरख्त जंगल से दरख्त काट के लाए, उसके बाद उसको इंस्पेक्शन हुई, उसके बाद उसको मूव करके मशीन में लेके गए, ऑपरेटर ने उन्हें उसको काट के उसके बाद उसके तख्ते बनाए, तख्ते बना के आउटपुट क्या है तख्ते हैं, और वो उसको मार्केट में सेल होने के लिए चले जाते हैं. सो दिस इज़ मटीरियल फ्लो साइकिल, जिसमें और साइकिल टाइम क्या है हमारा, साइकिल टाइम हमारा, व्हाट इज साइकिल टाइम, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट समझने वाला है दैट इज साइकिल टाइम. इनपुट से रन टाइम तक, इनपुट से रन टाइम तक का मतलब है इनपुट क्या थी हमारी, जंगल से दरख्त के तने काट के लिए लॉग्स लेके आए, उसके बाद उसकी इंस्पेक्शन हुई, उसके बाद उसको उसने लिफ्टर ने उठा के जो थे इंस्पेक्शन वाली जगह से उठा के वो मशीनरी जहाँ पे उसको काटा जाएगा, चीरा जाएगा, उस मशीनरी तक पहुँचाया. उस मशीनरी तक पहुँचाने तक का जो टाइम है दैट इज कॉल्ड साइकिल टाइम. दरख्त के तने काट के उसके बाद वहाँ तक पहुँचाने तक का टाइम इज साइकिल टाइम. साइकिल टाइम के बाद जो टाइम वो उसको काटने में काट के उसके तख्ते बनाने में लगेगा उसे कहते हैं रन टाइम. सो जो हमारा मटेरियल फ्लो साइकिल है उसमें 95% ऑफ द टाइम जो कंज्यूम हो रहा था वो साइकिल टाइम होता है, और एक्चुअली जो रन टाइम होता है वो सिर्फ 5% होता है. एक दफ़ा आपने ला के वहाँ पे तख्ते आपने इंस्पेक्शन करके उठा के ला के मशीन के अंदर डाल दिए, रख दिए, तो बस वो मशीन ने चलना, उसने तख्ते काट के बाहर निकालना, अपने तख्तों को एज एन आउटपुट आपने यूज़ कर लेना. Inventory manage, how inventory items can be classified, how accurate inventory records can be maintained. Inventory management किसे कहते हैं कि inventory items को आप कैसे classify कर सकते हैं और inventory records को आप कैसे maintain कर सकते हैं. This is called inventory management. Now coming to ABC analysis, divides inventory into 3 classes based on annual dollar volume. ABC एनालिसिस क्या होता है कि हम एनुअल डॉलर वॉल्यूम के बेस के ऊपर इन्वेंटरी को क्लासिफाई कर लेते हैं. एक दफ़ा I'll first go through the slides, I'll explain the slide, then I'll explain again in simpler terms. So divides inventory into 3 classes based on annual dollar volume. For example, class A, high annual dollar volume, B, medium annual dollar volume, C, low annual dollar volume. Used to establish policies that focus on the few critical parts and not the many trivial ones. मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स पे इसको एक्सप्लेन करता हूँ. लेट मी फर्स्ट गो थ्रू द स्लाइड्स. अब ये टेबल है, टेबल के ऊपर आप देखेंगे सबसे पहले आइटम स्टॉक नंबर है, हर आइटम का स्टॉक नंबर दिया हुआ है, कोड दिया हुआ है. उसके बाद उसकी परसेंट ऑफ नंबर ऑफ आइटम स्टॉक्स दिए हुए कि कितने परसेंट आपके पास वो इन्वेंट्री है. फिर एनुअल वॉल्यूम यूनिट्स में दी हुई है कि एनुअली आपको कितने यूनिट्स चाहिए होते हैं वो दिए हुए हैं. फिर उसकी यूनिट कॉस्ट भी दी हुई है. फिर उसके बाद यूनिट कॉस्ट के बाद उसकी डॉलर टर्म्स में वैल्यू दी हुई है कि जितने यूनिट्स आपको पूरे साल की कंजम्पशन है इन्वेंट्री की वो उसकी वैल्यू क्या है डॉलर टर्म्स में, और वो जो डॉलर टर्म्स में ये पूरे साल की उसकी वैल्यू है वो आपकी टोटल जो इन्वेंट्री की कितने परसेंट कॉस्ट बनती है. फिर हमने उसको आइडेंटिफाई किया है क्लास ए या क्लास बी या क्लास, नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे क्लास सी आ जाती है. नाउ गोइंग बैक टू द स्लाइड्स, द फर्स्ट वन ABC एनालिसिस. आसान अल्फाज में इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ABC हमने इन्वेंट्री की 3 कैटेगरीज बना दी. इन्वेंट्री की 3 कैटेगरीज बना दी. अब मेरे पास हम इसकी एग्जांपल इस तरह से ले लेते हैं कि मेरे पास क्या है, इन्वेंट्री है कार की, रॉ मटेरियल्स हैं. रॉ मटेरियल्स में क्या है, गाड़ी का फ्रेम है, गाड़ी का इंजन है, उसके बाद गाड़ी की सस्पेंशन है. 3 चीज़ें, गाड़ी का इंजन है, फ्रेम है, सस्पेंशन है. इसमें सबसे महंगी चीज़ क्या है, गाड़ी का इंजन. उसके बाद क्या है, गाड़ी की बॉडी या फ्रेम, और सबसे तीसरे नंबर पे गाड़ी के सस्पेंशन के पार्ट्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं. अब इंजन के अंदर इंजन के पार्ट्स सबसे ज़्यादा महंगे हैं. इंजन की असेंबल्ड इंजन या इंजन के पार्ट्स सबसे ज़्यादा महंगे हैं. बॉडी के फ्रेम के पार्ट्स उससे सस्ते हैं.
और इन्वेंट जो है सस्पेंशन, जो गाड़ी की सस्पेंशन उसकी जो पार्ट्स हैं वो सबसे कम सस्ते हैं। तो उसका मतलब है कि हम कहते हैं कि जी इंजन जो है वो क्लास ए इन्वेंट्री है। क्लास ए इन्वेंट्री हम कहते हैं जो सबसे महंगी है, जिसके अंदर हाई एनुअल डॉलर वॉल्यूम है। इंजन की पूरे साल के अगर हम इंजन ख़रीदें, हम हमेशा, क्योंकि हमने देखें जब हम कहते हैं कि जी हमें गाड़ी मैन्युफैक्चर, कार मैन्युफैक्चर करनी है तो उसके लिए हमने रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ख़रीदनी है, ठीक है। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, पूरे साल की रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अगर हम कहें 100% है, तो 100% के अंदर हम देखते हैं कि उसको अगर हम 3 उसमें डिवाइड कर लें कि जी अगर पूरे साल की इन्वेंट्री हम कहते हैं हमने 1 लाख रुपए की ख़रीदनी है, तो 1 लाख रुपए में इंजन कितने का आएगा, कितने के इंजन आएंगे, कितने की बॉडी आएगी गाड़ी की, कितने की सस्पेंशन के पार्ट्स आएंगे। तो इंजन सबसे ज़्यादा महंगा है, अगर महंगे पार्ट्स हैं तो वो क्लास ए है, क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा कॉस्ट है, डॉलर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। उसके बाद बॉडी के सबसे ज़्यादा डॉलर कॉस्ट है, फिर सस्पेंशन की डॉलर कॉस्ट है। तो हमने क्या किया, रॉ मटेरियल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक को क्लास ए बना दिए, क्लास बी बना दी, क्लास सी बना दी। नाउ अब अगर आप इसको टेबल को दोबारा देखें तो स्टॉक नंबर, उनका कोड नंबर हर पार्ट का दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है परसेंट ऑफ नंबर ऑफ आइटम स्टॉक्ड। ये कि जी क्लास ए आइटम जो है वो 20% हमसे खरीदते हैं, 20% खरीदते हैं। इसलिए इंजन है, इंजन अब हमने पूरे साल में अगर हमने 50 गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करनी तो 50 इंजन है। बॉडी के एक फ्रेम को, एक बॉडी को बनाने के लिए 15 पार्ट लगते हैं, तो वो पार्ट्स हमें 15 डिफरेंट पार्ट्स हमें ख़रीदने पड़ते हैं, उनको जोड़ना पड़ता है। इंजन हमने एज इट इज़ बनाया इंजन हमने ख़रीद लिए। सस्पेंशन के 50 पार्ट्स हैं, तो हमें 50 अलग अलग पार्ट्स ख़रीद के हमें जोड़ने पड़ते हैं, तो हमारी सस्पेंशन के पार्ट्स कैटेगरी सी। अब जो सबसे कम इन्वेंट्री जो ख़रीदते हैं और सबसे ज़्यादा कीमत की इन्वेंट्री ख़रीदते हैं। अब हम कहते हैं कि जी पूरे साल के अंदर, या इस टेबल में देखें कि जी एनुअल वॉल्यूम यूनिट्स में हम जो है जो आइटम नंबर 10286 है, ये 1000 यूनिट सिर्फ ख़रीदते हैं। एक यूनिट की कॉस्ट $90 है, तो हम कहते हैं कि जी पूरे साल में $90,000 हम सिर्फ एक आइटम पे खर्च रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट उसमें देखें, क्लास बी में देखें 12760 आइटम नंबर है, और वो हम कहते हैं कि जी 1550 यूनिट हम ख़रीदते हैं एक साल में। पर यूनिट कॉस्ट $17 है, तो हम कहते हैं $26,350 पूरे साल में हम इस आइटम पे खर्चते हैं, इन्वेंट्री पे। सो इसका मतलब ये हुआ कि क्लास ए आइटम्स वो हैं जो कि आप देखें ना, परसेंटेज ऑफ एनुअल डॉलर वॉल्यूम, परसेंटेज डॉलर वॉल्यूम कैसे निकाली हुई कि टोटल आपकी जो साल की है इन्वेंट्री की प्राइस है, पूरे साल की इन्वेंट्री की जो प्राइस है उसका ये जो 90,000 है कितने परसेंट है, 38.8% बनता है। 77,000 33.2% बनता है। तो इन दोनों को परसेंटेजेस को ऐड करें तो 72% तो हमारे क्लास ए इन्वेंट्री, 72% हमारी क्लास ए इन्वेंट्री है। क्लास बी इन्वेंट्री 23% है। क्लास सी इन्वेंट्री हमारी सिर्फ 5% है। सो अब अगर हम इसी को प्लॉट करें एक ग्राफ के ऊपर, ग्राफ पे हम प्लॉट करें तो हम कहते हैं कि जो ए आइटम्स हैं, परसेंटेज ऑफ एनुअल डॉलर यूजेज के वो 72% हम क्या करते हैं, ए आइटम यूज़ करते हैं। बी आइटम्स हम कितने यूज़ करते हैं, 23%, और सी आइटम्स हम कितने, 5%। Other criteria than annual dollar volume may be used: anticipated engineering changes, delivery problems, quality problems, high unit cost. What is an ABC analysis? आप लोगों को ABC analysis में क्या समझ आई? It divides inventory into 3 classes based on annual dollar volume. Class A, Class B, Class C, used to establish policies that focus on the few critical parts and not many the trivial ones. इससे हम बेसिकली ABC एनालिसिस में करते ये हैं कि हम अपने इन्वेंट्री को 3 डिफरेंट या 4 डिफरेंट 5 डिफरेंट क्लासेस में हमने डिवाइड कर लिया। क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, E। अब
ABCDE के अंदर हमें पता चलता है कि जी ए क्लास ए सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है। सबसे ज़्यादा क्रिटिकल का मतलब है इस इन्वेंट्री ए क्लास इन्वेंट्री को ख़रीदने में सबसे ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा हमें प्राइसिंग की, हमें मार्केट कंपटीशन में देखने की ज़रूरत है। क्लास बी, क्योंकि हमें क्लास बी भी जो है वो अगेन इम्पॉर्टेंट है। क्लास सी जो है क्योंकि उसकी तो परसेंटेज और ऑन द टोटल इन्वेंट्री पे कोई ख़ास फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो हम किसी भी वेंडर से ख़रीद लें, कहीं जो भी हमें अच्छी क्वालिटी दे, प्राइस का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5% है वो सारी। जो हमारी 72% है हमने उसके ऊपर कंसंट्रेट करें। दिस इज़ व्हाट एन ABC एनालिसिस इज, कि आप क्लासिफिकेशंस कर लेते हैं और फिर उस क्लासिफिकेशन के हिसाब से आप अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट पॉलिसीज डिफाइन करते हैं, बनाते हैं। आप देखते हैं कि कौन सी इन्वेंट्री को आपने फोकस करना है, कौन सी इन्वेंट्री को फोकस नहीं करना। पॉलिसीज एम्प्लॉयड में इंक्लूड मोर एम्फेसिस ऑन सप्लायर डेवलपमेंट फॉर ए आइटम्स, टाइट फिजिकल इन्वेंट्री कंट्रोल फॉर ए आइटम्स, मोर केयर एंड फोरकास्टिंग ए आइटम्स। अब क्योंकि क्लास ए है, ए आइटम्स है, सबसे महंगी है, सबसे ज़्यादा इसका वॉल्यूम हाई डॉलर कॉस्ट है इसकी, तो उसकी वजह से हम अपने जो हमें इंजन्स जो गाड़ी के प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उस कंपनी के साथ अपने रिलेशनशिप्स और उनके साथ प्राइस नेगोशिएशन और अपनी जो फिज़िकल इन्वेंट्री कंट्रोल है उसको स्ट्रिक्ट रखेंगे उनके। और इसकी फोरकास्ट करने में, अब हम जब हमने पूरे साल की डिमांड फोरकास्ट करनी है, तो हम सबसे ज़्यादा देखेंगे कि डिमांड अगर हमारी एक्यूरेट नहीं होगी, फोरकास्ट एक्यूरेट नहीं होगी, तो हमारे उतने ज़्यादा, हमने अगर ज़्यादा इंजन खरीद के रख लिए तो हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ जाएगी। रिकॉर्ड एक्यूरेसी, accurate records are a critical ingredient in production and inventory systems. इन्वेंट्री मैनेजमेंट में एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज रिकॉर्ड एक्यूरेसी, कि आप इन्वेंट्री का रिकॉर्ड एक्यूरेटली मेंटेन कर रहे हैं। अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू फोकस ऑन व्हाट इज नीडेड, नेसेसरी टू मेक प्रिसाइज डिसीजंस अबाउट ऑर्डरिंग, scheduling and shipping. Incoming and outgoing record keeping must be accurate. Stock rooms should be secure. Cycle counting. Items are counted and records updated on a periodic basis. Often used with ABC analysis to determine cycle. Has several advantages. Eliminates shutdowns and interruptions. Eliminates annual inventory adjustment. Trained person audit inventory accuracy. Allows causes of errors to be identified and corrected. Maintains accurate inventory records. अब हमने कहा कि जी रिकॉर्ड एक्यूरेसी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में की कंपोनेंट क्या है कि जी आपका जो इन्वेंट्री रिकॉर्ड है वो एक्यूरेट होना चाहिए। अब एक्यूरेसी के लिए देयर कैन बी वेरियस टेक्निक्स। वन ऑफ द टेक्निक इज साइकिल काउंटिंग। साइकिल काउंटिंग का फायदा क्या है, एडवांटेजेस क्या है कि जी इन्वेंट्री या स्टॉक टेकिंग, इन्वेंट्री स्टॉक टेकिंग का नाम सुना होगा आपने। स्टॉक टेकिंग क्या होती है कि पूरे साल के बाद जब हम अपना फाइनेंशियल ऑडिट कर रहे होते हैं कंपनी का, तो हम क्या करते हैं, एक दिन कंपनी के तमाम प्रोसेसेस, मशीनरी, हर चीज़ स्टॉप कर देते हैं और फिर काउंट करते हैं। काउंट करते हैं कि जी रॉ मटेरियल इन्वेंट्री हमारे पास टोटल कितनी है, हमारे पास वर्क एंड प्रोसेस इन्वेंट्री कितनी है, हमारे पास मेंटेनेंस इन्वेंट्री कितनी है, हमारे फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कितनी है। चारों इन्वेंट्री के टाइप्स हैं हमारे पास, चारों को हम फिजिकली काउंट कर लेते हैं हर साल में एक दफ़ा हम ऐसे करते हैं। अगर हम इस तरह से अगर हम स्टॉक टेकिंग का नुकसान ये होता है कि उस दिन फैक्ट्री बंद, हर चीज़ हम अपने ऑपरेशंस को रोक के करते हैं। साइकिल काउंटिंग में ऐसे नहीं होता। साइकिल काउंटिंग के अंदर आप डेली बेसिस के ऊपर आप काउंटिंग कर रहे होते हैं। हाँ, पूरे स्टॉक को काउंट नहीं करते, लेकिन आप सम पोर्शन ऑफ द स्टॉक, आज कुछ को पोर्शन को आज काउंट कर लिया, कल कर लिया, परसों कर लिया, इस तरह से पूरा आप पीरियोडिकली काउंट कर रहे होते हैं इन्वेंट्री। और फिर ये कि इन्वेंट्री एडजस्टमेंट्स एनुअली नहीं करनी पड़ती, क्योंकि एनुअली जब आप स्टॉक टेकिंग करते हैं तो स्टॉक टेकिंग के बाद आपको पता चलता है कि आपकी इन्वेंट्री कम हो गई या इन्वेंट्री बढ़ गई, तो आप उसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये साथ साथ आप काउंट कर रहे होते हैं, तो आपको एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। डेली बेसिस पर एडजस्टमेंट हो रही होती है, एनुअल एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ट्रेन पर्सनल ऑडिट इन्वेंट्री एक्यूरेसी आ जाती है ऑर्डर, अगर आपके पास ट्रेन ऑडिट पर्सनल्स हों। और अलाउज कॉजेज ऑफ एरर्स टू बी आइडेंटिफाइड एंड करेक्टेड, मेंटेन्स एक्यूरेटली इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स,
अब अगर हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, और ये यूजुअली साइकिल काउंटिंग जो है ये ABC एनालिसिस के साथ यूज़ की जाती है। 5000 आइटम्स इन इन्वेंट्री, 500 A आइटम्स। अब कहते हैं कि जो हमारे पास टोटल जो इन्वेंट्री है पूरी फैक्ट्री के अंदर वो 5000 है, और A क्लास आइटम्स जो हैं वो 500 है, 1750 B क्लास आइटम्स हैं, 2750 C क्लास आइटम्स हैं। पॉलिसी इज टू काउंट A आइटम्स एवरी मंथ, A आइटम्स एवरी मंथ। हमारी कंपनी की पॉलिसी क्या है कि जो A आइटम्स है वो मंथली बेसिस पे हम काउंट करते हैं। अब मंथली बेसिस का मतलब है कि हर महीने हम काउंट करेंगे। महीने में दिन कितने होते हैं? 20 वर्किंग डेज होते हैं। एक वीक में 5 दिन, 5 वर्किंग डेज, तो 4 हफ्ते एक महीने में, तो 20 वर्किंग डेज। B आइटम एवरी क्वार्टर 60 डेज, एवरी क्वार्टर, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो हमारे पास टोटल वर्किंग डेज 60 आ गए। C आइटम एवरी 6 मंथ्स, तो 120 डेज। अब नीचे टेबल देखिएगा, उसमें क्लास आइटम क्लास दी हुई है ABC, क्वांटिटीज दी हुई है 500, 1750, 2750। साइकिल काउंटिंग पॉलिसी क्या है? आइटम जो A है वो हर महीने, आइटम B ईच क्वार्टर, आइटम C 6 मंथ्स। नंबर ऑफ आइटम्स काउंटेड पर डे। अब जब हम कहते हैं, अभी हमने बात की कि साइकिल काउंटिंग में, तो हम कहते हैं कि जी इसमें हम कोई भी शट डाउन नहीं करते। अब हम कह रहे हैं कि जी हमने आइटम A को हर महीने हमने काउंट करना है, 500 आइटम्स हैं, हर महीने हमने काउंट करना। तो हर महीने के बाद एक दिन हम अपनी सारा ऑपरेशंस, बिजनेस प्रोसेसेस रोक के उसको काउंट करेंगे। साइकिल काउंटिंग में ऐसा नहीं होता। साइकिल काउंटिंग में क्या होता है? नंबर ऑफ आइटम्स काउंटेड पर डे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 500 आइटम्स हैं, 20 डेज हैं, तो उसका मतलब 25 आइटम्स पर डे, कि हम 25 आइटम्स को काउंट कर लेते हैं हर रोज़। हर रोज़ 25 आइटम्स को काउंट करें तो एक महीने के अंदर 500 आइटम्स काउंट हो जाते हैं। 20 दिन में हम 500 आइटम्स का काउंट कर लेते हैं। पहले 25 आज काउंट कर लिए, अगले 25 कल काउंट कर लेंगे, अगले 25 आइटम उससे अगले दिन। इसी तरह आइटम B है जो कि 29 पर डे, आपने 29 आइटम्स डेली आपने काउंट करने। हर रोज़ 29 B के काउंट कर लिए, अगले दिन फिर 29 कर लिए, अगले दिन फिर 29 कर लिए, तो 3 महीने के अंदर आपके 1750 पूरे हो गए। इसी तरह 2750 आपके आइटम C हैं, तो 6 मंथ्स बेसिस के ऊपर, तो आपने 6 महीने के अंदर उसे काउंट करना। तो टोटल जो आपके आइटम्स हैं, आपके तीनों आइटम A B C के टोटल काउंट है वो 77 पर डे। आपने 77 हर रोज़ काउंट करने हैं, तो आपके पूरे साल की काउंटिंग, पूरे साल में 7 काउंटिंग होती रहेगी। फिर किसी दिन आपने बिजनेस ऑपरेशन फैक्ट्री को रोक के नहीं काउंट करना पड़ेगा, और जितने प्रॉब्लम्स हैं ये सारे साथ साथ सॉल्व होते जाएंगे। कंट्रोल ऑफ सर्विस इन्वेंट्रीज can be a critical component of profitability. Losses may come from shrinkage or pilferage. Applicable techniques include good personal selection, training, discipline, tight control on incoming shipments, effective control on all goods leaving facility. Control of service inventories. Service inventories क्या होती हैं? सर्विस इन्वेंट्री, सर्विस इंडस्ट्री क्या होती है? सर्विस इंडस्ट्री हमारे जितने डॉक्टर्स सर्विस प्रोवाइड करें, इंजीनियर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे रेस्टोरेंट्स है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री कम्स इनटू सर्विस, इट्स अ सर्विस इंडस्ट्री। रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपके जितने डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सो वहाँ पे क्या होता है कि क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी है। अगर आप सर्विस को कंट्रोल, सर्विस इन्वेंट्री को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। उससे या तो आपके लॉसेस ज़्यादा होंगे, या फिर आपका जो है कम्स फ्रॉम श्रिंकेज। लॉसेस आपके श्रिंकेज से, कि आपकी जो है आइटम्स की सेल कम होने से या सेल बढ़ने से, दोनों से आपके लॉसेस हो सकते हैं। सेल बढ़ने से लॉस ऐसे हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द पुअर सर्विस यू हैव प्रोवाइड, ऑल्दो सेल बढ़ गई, पुअर सर्विस की वजह से आपके लॉसेस बढ़ जाते हैं, आपके कस्टमर्स कम हो जाते हैं। सो उसके अंदर क्या आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं अपनी सर्विस इन्वेंट्री को?
अपने जो टीम मेंबर्स हैं, क्योंकि आपके टीम मेंबर्स जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो सर्विस प्रोवाइड करें, उनकी आप गुड पर्सनल सिलेक्शन, लोगों को अच्छे लोगों को सिलेक्ट करें, ट्रेनिंग कराएं, उनका डिसिप्लिन मेंटेन करें। टाइट कंट्रोल इनकमिंग शिपमेंट, आपके जितना इनकमिंग आपके कमोडिटीज़ आ रही हैं उनको अच्छी तरह मैनेज करें। इंडिपेंडेंट वर्सेस डिपेंडेंट डिमांड। Independent demand, the demand for item is independent of the demand for any other items in the inventory. Independent demand होती है, एक दो आइटम्स हैं, दोनों की इंडिपेंडेंट, इसका मतलब है इसकी डिमांड बढ़ने से इसकी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी डिमांड कम होने से इसकी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिपेंडेंट डिमांड, द डिमांड फॉर आइटम इज डिपेंडेंट अपॉन द डिमांड फॉर सम अदर आइटम इन द इन्वेंट्री। डिपेंडेंट क्या होती है कि इसकी डिमांड बढ़ेगी तो इसकी भी बढ़ेगी, इसकी कम होगी तो इसकी भी कम हो जाएगी। Holding, ordering and setup cost. Holding cost, the cost of holding or carrying inventory over time. Holding cost क्या होती है? Warehouse cost भी हम इसे कहते हैं। Holding cost में और भी हम अभी आगे चार्ट देखते हैं जिसमें सारी हम आपको कॉस्ट की टाइप्स इसमें दी हुई हैं। तो उसमें आप होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है, मैंने आइटम खरीद के अपने पास रख लिया सेल करने के लिए, जितनी देर मेरे पास वो रहेगा उतनी देर मैं उस पर कॉस्ट इनकर कर रहा हूँ, वेयर हाउस के मैं रेंट दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें। ऑर्डरिंग कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग गुड्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है कि मैंने जो ऑर्डर प्लेस करने पे जो मुझे कॉस्ट इनकर कर रहा हूँ, ऑर्डर प्लेस करने पे कौन सी कॉस्ट आ रही है, मैंने सप्लायर को ढूंढने में टाइम लगाया, उसके बाद मैंने उसको ऑर्डर प्लेस करने के लिए टेलीफोन कॉल्स की, मैंने उसके साथ एग्रीमेंट साइन किया, मैंने कुछ उसको गारंटी मनी पे की, उसके अलावा प्रोसेसिंग है, ये सारी चीज़ें, फिर शिपमेंट, और तो ये सारी मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट है। हर दफ़ा ऑर्डर प्लेस करने पे ये कॉस्ट मुझे इनकर करनी पड़ती है, टाइम लगता है। सेटअप कॉस्ट, द कॉस्ट टू प्रिपेयर अ मशीन और प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग एन ऑर्डर। अब सेटअप कॉस्ट होती है, आपने एक प्रिंटिंग प्रेस है, आपने कार्ड्स प्रिंट करने, कार्ड्स का आपको एक ऑर्डर मिला है, अब आपने अपनी प्रेस मशीन को, प्रिंटिंग मशीन को आपने इन ऑर्डर लेके आना है, प्रिंटिंग मशीन को तैयार करना है प्रिंटिंग के लिए, उसमें इंक डालनी है, आपने उसका ऑयल चेंज करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं इन सेटअप कॉस्ट में आती हैं। होल्डिंग कॉस्ट, हाउसिंग कॉस्ट, बिल्डिंग रेंट, depreciation, operating cost, taxes, insurance, material handling cost, power, operating cost, labor cost, investment cost, borrowing cost, taxes, insurance on inventory, pilferage, space, obsolescence, overall carrying cost. So ये holding cost की सारी categories हैं। हाउसिंग कॉस्ट, आपने होल्डिंग कॉस्ट के अंदर रेंट पे करना है, बिल्डिंग जहाँ पे आपने स्टोर करनी है अपनी इन्वेंट्री, वो सारी चीज़ें। मटेरियल हैंडलिंग है, आपने और एक जगह से उठा के दूसरी जगह उसको हैंडलिंग कॉस्ट है सारी, लेबर है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है, फिर स्पेस की, फिर ऑब्सोलीट, आपके पास पड़ा जो है आइटम ऑब्सोलीट हो जाता है, नया आइटम हो जाता है, पुराना बिकता नहीं, तो वो भी आपकी होल्डिंग कॉस्ट है। होल्डिंग कॉस्ट वेरी कंसिडरेबली डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस, लोकेशन एंड इंटरेस्ट रेट्स। Generally greater than 15%, some high-tech items have holding cost greater than 50%. High-tech items जैसे हमने भी एक शुरू में एग्जांपल डिस्कस की थी कैमरास की, कैमरास एवरी 3 months एक नया कैमरा मार्केट में आ जाता है, एवरी 3 months एक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, पुरानी वाली ऑब्सलीट हो जाती है, तो वो जो पुराना वाला कैमरा जो ऑब्सलीट हो गया, जिसको कोई नहीं खरीद रहा, वो होल्डिंग कॉस्ट मैन्युफैक्चर रिटेलर के लिए, सेलर की। इन्वेंट्री मॉडल्स फॉर इंडिपेंडेंट डिमांड, need to determine when and how much to order. इन्वेंट्री, अब हमने सारी बातें डिस्कस कर ली कि जी इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम होल्डिंग कॉस्ट हमें जो है इनकर कर रहे हैं, हम उसके ऊपर में हैंडलिंग कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। फिर जितनी ज़्यादा इन्वेंट्री आपने स्टोर करेंगे उतनी ज़्यादा आपके ऊपर और कॉस्ट है उसकी, फिर ऑब्सोलेंस है। तो अब हम कब ऑर्डर करें, हम कितनी ऑर्डर करें? तो देयर आर मॉडल्स अवेलेबल जिसमें कि आप क्या कर सकते हैं कि देख सकते हैं कि आपके पूरे साल की डिमांड इतनी और आपकी डिमांड कब कब है, साल में आपको कितनी दफ़ा क्या चीज़ चाहिए होती है और कब चाहिए होती है, साल के शुरू में चाहिए थी, साल के एंड में चाहिए, तो उस हिसाब से अकॉर्डिंगली आप अपना आइटम्स जो है वो ऑर्डर कर लेते हैं। अब अगर आपने साल के आपको शुरू में आइटम चाहिए होता है और साल के एंड पे चाहिए होता है,
तो आप साल के शुरू में ही सारे आइटम्स नहीं खरीद के, आपको 5 आइटम साल के शुरू में चाहिए, 7 आइटम साल के एंड पे चाहिए, तो आप क्या करेंगे कि साल के शुरू में 5 आइटम्स खरीद लेंगे और साल के एंड के करीब जाके मिडल के बाद, साल के मिड में के बाद आप बाकी के 7 आइटम्स खरीद लेंगे एंड के लिए. सो देयर आर इंडिपेंडेंट डिमांड मॉडल्स, इन्वेंट्री मॉडल्स. एक बेसिक है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल है, जैसे हम ऑप्टिमम लेवल ऑफ हम क्वांटिटी फाइंड कर लेते हैं, कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करें. प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल है. क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल है. तो आज के हम इसमें लेक्चर में हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को इन डिटेल डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे. बेसिक EOQ मॉडल. इंपॉर्टेंट assumptions क्या हैं? डिमांड इज नोन, कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट. लीड टाइम इज नोन एंड कांस्टेंट. Receipt of inventory is instantaneous and complete. Quantity discounts are not possible. Only variable costs are setup and holding. Stockouts can be completely avoided. ये assumption है economic order quantity model की. पहली है demand is known, constant and independent. इसका मतलब है कि demand जो है भाई किसी भी inventory item की हमें पहले से हमने फोरकास्ट की हुई, हमें एक्यूरेटली पता है कि हमें इस साल 15 कंप्यूटर्स चाहिए होंगे. इस साल हमारी सेल 15 कंप्यूटर्स की है और कांस्टेंट रहेगी, ना ज़्यादा 15 से 17 नहीं होगी, 17 से या 15 की जगह 13 नहीं होगी. और इंडिपेंडेंट है. इंडिपेंडेंट का मतलब है कंप्यूटर्स की डिमांड किसी और चीज़ की डिमांड की वजह से बढ़ेगी नहीं या कम नहीं होगी. लेट्स सपोज कंप्यूटर्स, हम कहते हैं कि एक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है कि जी सिक्योरिटी कैमरास विच वर्क्स विद द कंप्यूटर्स. अगर सिक्योरिटी कैमरा किसी ने लगाना है कंप्यूटर सेटअप वाला, तो वो कंप्यूटर सेटअप भी साथ खरीदेगा. तो सिक्योरिटी कैमरास की डिमांड बढ़ी तो साथ कंप्यूटर्स की भी बढ़ गई, क्योंकि दोनों एक वो कंप्यूटर होगा तो सिक्योरिटी कैमरा चल सकेगा. सो हम assumption क्या लेते हैं? डिमांड इज नोन, कांस्टेंट भी है और इंडिपेंडेंट भी है. लीड टाइम इज नोन एंड कांस्टेंट. लीड टाइम का मतलब है कि परचेज करने में और मंगवाने में जो टाइम लगेगा वो भी हमें पता और कांस्टेंट है. हमने अगर ऑर्डर प्लेस करना है तो हमें 10 दिन, हमें पता है कि जी 10 दिन के अंदर वो हमें डिलीवर होता, तो 10 ही दिन के अंदर ही होगा. रिसीट ऑफ इन्वेंट्री इज इंस्टेंटेनियस एंड कंप्लीट. इंस्टेंटेनियस कि जब हमें ज़रूरत पड़े एंड उस वक़्त हमें जो है इन्वेंट्री में हासिल हो जाए, मिल जाए, हमने ऑर्डर करें और हमें मिल जाए, टाइम पे मिल जाए. क्वांटिटी डिस्काउंट्स आर नॉट अवेलेबल. हम ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल के अंदर हम डिस्काउंट्स नहीं लेते. एक और हम मॉडल पढ़ेंगे जो कि प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी और क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल है. तो उसके अंदर हम क्वांटिटी डिस्काउंट मॉडल में हम देखेंगे कि हम अपनी डिमांड को कैसे, हम अपनी जो ऑर्डर क्वांटिटी है उसको कैसे ऑप्टिमम कर सकते हैं एंड अचीव रिसीविंग डिस्काउंट एज वेल. डिस्काउंट हासिल करते हुए हम कैसे अपनी ऑप्टिमम लेवल ऑफ क्वांटिटी हम डिटरमिन कर सकते हैं. लेकिन इस मॉडल के अंदर, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल के अंदर, हम ये एजम्पशन लेते हैं कि डिस्काउंट हमें कोई अवेलेबल, बेशक हम 100 आइटम्स ऑर्डर करें या 5 आइटम्स ऑर्डर करें, उसकी प्राइस सेम रहेगी. वेरिएबल कॉस्ट आर सेटअप एंड होल्डिंग. जो सेटअप कॉस्ट है और होल्डिंग कॉस्ट है. होल्डिंग कॉस्ट हमने क्या कहते हैं, जिसमें रेंट, और हमने इन्वेंट्री को ला के जो उसको रखने की कॉस्ट है, दैट इज़ होल्डिंग कॉस्ट, जिसमें हमारा रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. हैंडलिंग कॉस्ट है, उसके अंदर हमारी पिलफ्रेज है, कुछ पिलफ्रेज होती है, जो चीज़ टूट जाती है या गिर जाती है, ख़राब हो जाती है, या उसके अंदर हमारी इंश्योरेंस है उसकी. प्लस सेटअप कॉस्ट है, जो हमारी उस सेटअप, हमने सेटअप को रन करने पे जो हमारी कॉस्ट आती है, तैयार करने पे कॉस्ट आती है, ये हम कहते हैं जी वेरिएबल है, ये फिक्स नहीं हो सकती. स्टॉक आउट्स कैन बी कम्प्लीटली अवॉइडेड. स्टॉक आउट्स क्या होते हैं कि हमारे पास स्टॉक, हमें डिमांड है और स्टॉक ख़त्म हो गया, दैट इज़ कॉल्ड स्टॉक आउट्स.
तो हम स्टॉक आउट्स इस मॉडल के थ्रू हम ये भी अज्यूम करते हैं कि इस मॉडल के थ्रू हम स्टॉक आउट्स को कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं कि इस अगर हम मॉडल को हम यूज़ करेंगे तो स्टॉक आउट्स नहीं होंगे। इन्वेंट्री यूजेज ओवर टाइम, इन्वेंट्री लेवल आप एक ग्राफ में देखेंगे कि एक तरफ आपको वाई एक्सेस पे इन्वेंट्री लेवल दिया हुआ है और दूसरी तरफ आपको टाइम दिया हुआ है। अगर हम इन्वेंट्री लेवल और टाइम का हम ग्राफ प्लॉट करें तो उसमें आप देखेंगे कि इन्वेंट्री एक्स एक्सेस पे 0 है, लेकिन इन्वेंट्री विद टाइम किसी को इन्वेंट्री ज़्यादा चाहिए, किसी को इन्वेंट्री कम चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए, किसी को ज़्यादा पीक्स भी हैं और 0 भी हो जाती है इन्वेंट्री, किसी को आपको इन्वेंट्री बिल्कुल नहीं चाहिए। तो और बीच में एक लाइन है एवरेज इन्वेंट्री ऑन हैंड के एवरेज इन्वेंट्री आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो आपको टोटल इन्वेंट्री है उसमें आप पूरे साल के अंदर आपको कितनी इन्वेंट्री ऑन एवरेज आपको कितनी चाहिए। ऑर्डर क्वांटिटी, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल्स आपसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड देन मिनिमाइजिंग कॉस्ट, ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज टोटल कॉस्ट। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वेंट्री को मैनेज करने का? इन्वेंट्री को मैनेज करने का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है टू मिनिमाइज कॉस्ट। व्हेन वी से कॉस्ट, व्हाट काइंड ऑफ कॉस्ट? टोटल कॉस्ट। इन्वेंट्री को हम मैनेज इसलिए करते हैं, हम इन्वेंट्री क्यों मैनेज करते हैं? हम इन्वेंट्री को इसलिए मैनेज करते हैं कि जी ताकि हमें इन्वेंट्री ज़्यादा ख़रीद के रख लें, उसके ऊपर हम ख़रीद के रखने पे और ये सारे उस पर होल्डिंग कॉस्ट हमें जितनी ज़्यादा बढ़ती जाए हमारी टोटल कॉस्ट बढ़ती जाएगी, उतना हमारा प्रॉफिट कम होता जाएगा। तो हम इन्वेंट्री को मैनेज ऑप्टिमम हम इसीलिए एफिशिएंट उसको इसीलिए करते हैं सो दैट कि हमारी कम से कम हमारी टोटल कॉस्ट कम से कम हो ताकि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर हम इसको प्लॉट करें ग्राफ के ऊपर तो एक वाई एक्सेस पे एनुअल कॉस्ट और एक्स एक्सेस पे ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो होल्डिंग कॉस्ट का कर्व कुछ इस तरह से बनेगा और सेटअप कॉस्ट का कर्व जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ और ये स्ट्रेट हो जाता है आगे। ऑर्डर क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो हमारा जो सेटअप कॉस्ट का कर्व है वो स्ट्रेट लाइन हो जाती है, वो कम स्ट्रेट लाइन हो जाता है। देन कर्व फॉर टोटल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग एंड सेटअप। अब हमारी होल्डिंग कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट दोनों का कॉस्ट कर्व जो है वो ब्लैक है जो कर्व है, इस तरह से ये हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो टोटल कॉस्ट कर्व है जहां पे मिनिमम पॉइंट जो टोटल कॉस्ट है हमारी, जो टोटल कॉस्ट से कहते हैं इसमें होल्डिंग और सेटअप कॉस्ट दोनों है, उसमें जो मिनिमम पॉइंट है देखें वो कर्व इस तरह करके यूं ऊपर को जा रहा है। तो जो मिनिमम पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट को अगर हम वाई एक्सेस पे वाई एक्सेस के ऊपर दोनों को हम ड्रॉ करें तो हमारे पास मिनिमम टोटल कॉस्ट आ जाती है और हमारे पास ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी आ जाती है। ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है कि दिस इज द एफिशिएंट लेवल ऑफ क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी अगर हम ऑर्डर करें तो हमारी मिनिमम कॉस्ट और टोटल कॉस्ट यहां पे मिनिमम हो जाती है इस लेवल के ऊपर आके। EOQ मॉडल, अब इसके हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। Q स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ पीसेस पर ऑर्डर, Q स्टार ऑप्टिमल नंबर ऑफ पीसेस पर ऑर्डर जिसे हम EOQ भी कहते हैं। D is equals to annual demand in units for the inventory item. S is equals to setup cost. H is equals to holding cost. Annual setup cost का फॉर्मूला है number of orders placed per year और set into the setup और order cost per year. तो अगर हम इसको हम फर्दर देखें तो annual demand number of orders per year, number of orders per year को कैसे कैलकुलेट करते हैं? Annual demand divided by number of units in each order से हमारे पास आ जाते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर आ जाते हैं इनटू सेटअप कॉस्ट और ऑर्डर कॉस्ट पर ईयर। तो D बाई क्यू मल्टीप्लाइड बाय S से हमारे पास आ जाती है एनुअल सेटअप कॉस्ट आ जाती है। एनुअल सेटअप कॉस्ट इज इक्वल टू S मल्टीप्लाइड बाय D बाई क्यू। देन कम्स एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, एवरेज इन्वेंट्री लेवल इनटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। अब एवरेज इन्वेंट्री लेवल का फॉर्मूला क्या है? ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2, ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 से हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री लेवल आ जाता है इनटू होल्डिंग कॉस्ट पर ईयर, Q डिवाइडेड बाय 2 इनटू H। तो ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी इज फाउंड व्हेन एनुअल सेटअप कॉस्ट इक्वल्स एनुअल होल्डिंग कॉस्ट।
सेटअप कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट जब हमारी बराबर हो जाए तो उस लेवल के ऊपर जो हमारी क्वांटिटी है, ऑर्डरिंग क्वांटिटी है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमल लेवल ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और हमारे पास एनुअल सेटअप कॉस्ट क्या थी, डी बाई क्यू इंटू एस, और हमारे पास एनुअल होल्डिंग कॉस्ट क्या थी, क्यू बाई टू इंटू एच। अगर हम इसको सॉल्व करें तो रीअरेंज कर लें, अगर हम इसे रीअरेंज कर लें, डी एस को हम इंटू 2 कर लें, क्यू को हम ऊपर ले जाएं, क्यू स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा, और ये हमारे पास इवेंचुअली आ जाएगा क्यू स्टार। क्यू और क्यू स्टार हमारे पास क्या है, ई ओ क्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 डी एस बाई एच। डी क्या है, डी इज एनुअल डिमांड, एस क्या है सेटअप कॉस्ट, एच क्या है होल्डिंग कॉस्ट। इससे हमारे पास, अगर हमारे पास ये फिगर्स हों, हमारे पास अगर आपसे पूछा जाए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट की करें और आपको एक न्यूमेरिकल दिया जाए और आपके पास सेटअप कॉस्ट भी दी हुई है, होल्डिंग कॉस्ट भी दी हुई है और डिमांड भी दी हुई है, तो आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। अब हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की एक एग्जांपल देख लेते हैं। डिटरमिन ऑप्टिमल नंबर ऑफ नीडल्स टू ऑर्डर। अब हमने नीडल्स खरीदनी है, नीडल्स ऑर्डर करनी है, तो उसके लिए हमने ऑप्टिमल नंबर फाइंड करना है कि जी कितनी क्वांटिटी में हम नीडल्स फाइंड करें। ऑप्टिमल क्वांटिटी क्या होती है, जिसके ऊपर हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमाइज होती है। हमने भी ग्राफ देखा था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या ऑप्टिमल लेवल ऑफ ऑर्डर जो है, ऑप्टिमल लेवल ऑफ क्वांटिटी क्या है, जिस पे हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमम हो जाती है। और टोटल कॉस्ट क्या होती है, होल्डिंग कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट को ऐड करें तो टोटल कॉस्ट आ जाती है। सो हमारे पास अभी हमने देखा था EOQ का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू डी इंटू एस डिवाइडेड बाई एच अंडर रूट। तो इस एग्जाम्पल के अंदर हमारी डिमांड कितनी है, डी हमारे पास 1000 है, जो सेटअप कॉस्ट है वो 10 पर ऑर्डर है, और जो होल्डिंग कॉस्ट है वो 0.5 पर ऑर्डर है। तो हमारे पास 200 यूनिट्स हमारे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ जाती है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमारे पास 200 यूनिट्स है। इस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है कि अगर हम पूरे साल में 200 यूनिट ऑर्डर करें तो हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी, मिनिमम कॉस्ट हमें इनकर करनी पड़ेगी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब ये है कि 200 यूनिट एक साल के अंदर, अगर 200 यूनिट अगर हम ऑर्डर करें पूरे साल के लिए, तो हमारे जो टोटल कॉस्ट है वो हमें मिनिमम कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। फर्दर हम इसके एक और देखते हैं, एक्सटेंशन देखते हैं, जिसमें वी विल नाउ कैलकुलेट एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ऑर्डर्स। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ऑर्डर्स रिप्रेजेंटेड विद n। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ऑर्डर्स का होता है डिमांड बाय द ऑर्डर क्वांटिटी। अब ऑर्डर क्वांटिटी हमने अभी कैलकुलेट की थी 200 यूनिट्स, डिमांड कितनी 1000, तो इसका मतलब 5 ऑर्डर्स पर ईयर, n इज इक्वल टू 5 ऑर्डर्स पर ईयर। पहले हमने क्या कैलकुलेट किया था, पहले हमने EOQ कैलकुलेट किया था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कि हमें पूरे साल में 200 यूनिट ऑर्डर करने चाहिए। अब हम कैलकुलेट करें कि 200 यूनिट हम एक दफ़ा ही ऑर्डर कर दें। अगर हमारी 1 ऑर्डर पर ईयर आता तो इकट्ठे हम 200 यूनिट खरीद लेते। अब 5 ऑर्डर का मतलब है कि साल में 5 दफ़ा 200 यूनिट हम खरीदेंगे, 5 दफ़ा हम टोटल 200 यूनिट खरीदेंगे। हो सकता है कि हम पहली दफ़ा 50 यूनिट खरीदें, फिर हम 30 यूनिट खरीदें, फिर हम 20 यूनिट खरीदें, फिर हम 100 यूनिट खरीद लें। तो 4 में अगर हमने करना है, या 80 खरीद लें, 20 खरीद लें, इस तरह से करके टोटल पूरे साल में 200 यूनिट खरीदने। और 200 यूनिट को हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं 5 ऑर्डर्स के अंदर। इन 5 ऑर्डर्स में पहले ऑर्डर में कुछ यूनिट खरीद लें, दूसरे ऑर्डर में कुछ यूनिट खरीद लें, तीसरे में खरीद लें, चौथे में खरीद लें, 5वें में खरीद लें। तो टोटल हमारे पास जो यूनिट खरीदने हैं हमने पूरे साल में वो 200 हैं, और 5 दफ़ा हमने ऑर्डर करना। तो हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमाइज होगी। एक्सपेक्टेड टाइम बिटवीन ऑर्डर्स, नाउ विल कैलकुलेट कि एक्सपेक्टेड टाइम बिटवीन, पहला ऑर्डर हमने प्लेस किया, रिसीव किया, उसके बाद अगला ऑर्डर हमने कितने दिनों के बाद प्लेस करना है। नंबर ऑफ वर्किंग डेज पर ईयर, नंबर ऑफ वर्किंग डेज पर ईयर डिवाइडेड बाय n। n क्या था हमारा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स था, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर। तो नंबर ऑफ वर्किंग डेज पर ईयर 250। 250 कैसे कि हर वीक में हमारे पास 5 वर्किंग डेज हैं,
सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो हम 7 डेज़ का एक वीक होता है, पूरे साल में हम कहते हैं 52 वीक्स हैं, 52 इंटू हम 5 करें तो हमारे पास 250 आ गए। तो और क्या कहते हैं, सो एक्सपेक्टेड टाइम बिटवीन ऑर्डर्स इज 50 डेज पर बिटवीन ऑर्डर्स। इसका मतलब है पहला ऑर्डर आपने पहली दफ़ा इन्वेंट्री ऑर्डर की, रिसीव की, उसके बाद 50 दिन 50 डेज के बाद अगला ऑर्डर प्लेस करेंगे। देन कम्स टोटल एनुअल कॉस्ट, सेटअप प्लस होल्डिंग कॉस्ट। टोटल एनुअल कॉस्ट, आपकी एनुअल कॉस्ट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल कॉस्ट जैसे कहते हैं। सेटअप कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट है। सेटअप कॉस्ट का भी हमने फॉर्मूला देखा था, S मल्टीप्लाइड बाई D बाई Q। होल्डिंग कॉस्ट का H मल्टीप्लाइड बाई D Q बाई 2। तो अगर इसमें हम वैल्यूज पुट करें, हमारे पास S क्या है, S हमारे पास है सेटअप कॉस्ट है पर ऑर्डर 10 यूनिट्स, हमारे पास डिमांड 1000 डिवाइडेड बाय 200 हमारे पास क्या थे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी थी, EOQ था, प्लस 0.5 इंटू 200 बाय 10, 200 बाय 2। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास 100 आ जाती है। इसका मतलब है कि हमारी सेटअप कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट मिला के जो टोटल एनुअल कॉस्ट है वो 100 आएगी हमारे ऑर्डर्स करने पे। इन्वेंट्री को मंगवाने पे जो टोटल कॉस्ट आएगी या इन्वेंट्री पे जो हम टोटल कॉस्ट खर्च करेंगे वो 100 होगी, $100। नाउ दिस मॉडल इज अ रोबस्ट मॉडल। इट वर्क्स इवन इफ ऑल पैरामीटर्स assumptions आर नॉट मेट। अगर हमारी सारी assumptions, हमने पहले assumptions इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की देखी थी, अगर सारी assumptions नहीं भी पूरी होती फिर भी ये ऑर्डर जो है इट वर्क्स वेल, और ये ऑर्डर हमारी तमाम इंडस्ट्री में हर जगह ये यूज़ होता है। द टोटल कॉस्ट कर्व इज रिलेटिवली फ्लैट इन द एरिया ऑफ द EOQ। जहाँ पे जो हमारा टोटल कॉस्ट कर्व है, टोटल कॉस्ट कर्व कैसे था, ऐसे करके फिर ऊपर को जा रहा था। तो वो जहाँ पे हमने देखा था कि सबसे कम पॉइंट से जहाँ पे से वो ज़रा सा नीचे को आया था वो हमारी मिनिमम कॉस्ट थी, टोटल कॉस्ट थी। और वो जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो एरिया होता है उसके अंदर वो तकरीबन फ्लैट हो जाता होता है, थोड़ा यूँ फ्लैट हो जाता है फिर ऊपर को चला जाता है। अब EOQ की हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैनेजमेंट अंडर एस्टिमेटेड डिमांड बाय 50%, अंडर एस्टिमेटेड डिमांड बाय 50%। अब हम उसको क्या कर रहे हैं, दोबारा से कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमने कहा था कि जी हमारी जो साल की डिमांड है यूनिट्स की, नीडल्स की, वो 1000 है, जबकि हमारी एक्चुअली डिमांड 1500 थी। तो हम इसको रीकैलकुलेट अगर करें तो हम पहले टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसका मतलब टोटल कॉस्ट हमारी होल्डिंग कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट होती है। तो अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करें वैल्यूज़ को तो इट कम्स टू 125, और पहले हमने क्या कैलकुलेट की थी 100। तो इसका मतलब है कि 25 तो टोटल एनुअल कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 25%। अगर हमारा जो टोटल यूनिट्स हैं हमने जो रिक्वायर्ड हैं एनुअल डिमांड है वो हमारी 50% से इंक्रीज करे तो हमारी टोटल कॉस्ट जो 25% से इंक्रीज करेगी। एक्चुअल EOQ फॉर न्यू डिमांड इज 244.9 यूनिट्स। अब अगर हम इसको रीकैलकुलेट करें, इसी एग्जांपल को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करें 1500 यूनिट। हम अभी पहले हम कह रहे हैं कि जी पहले तो हमने कहा जी कि 1000 यूनिट थी लेकिन एक्चुअली वो 1500 यूनिट है। अगर हम 1500 यूनिट से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करें, Q स्टार कैलकुलेट करें तो हमारे पास 244.9 या 245 आ जाती है। तो हमारी टोटल कॉस्ट क्या आएगी, टोटल कॉस्ट हमारी टोटल कॉस्ट हम पे उसके ऊपर उसके साथ कैलकुलेट करें तो टोटल कॉस्ट विल कम टू 122.48। इसका क्या मतलब है, पिछले आप स्लाइड के ऊपर देखें, पिछले स्लाइड के ऊपर हमने क्या किया था, जो हमारी होल्डिंग कॉस्ट थी, होल्डिंग कॉस्ट क्या है, H मल्टीप्लाइड बाय Q स्टार डिवाइडेड बाय 2 या Q डिवाइडेड बाय 2। Q क्या है, हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। तो इकोनॉमिक, अब यूनिट्स तो हमने इस एग्जांपल में बढ़ा दिए, हमने कहा जी कि 1000 की बजाय हम टोटल कॉस्ट 1500 यूनिट्स पे निकाल लेते हैं, लेकिन हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तो उसमें देखी ना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी तो चेंज हो जाएगी ना 1500 यूनिट्स पे। जब हम उसको 1500 यूनिट्स के ऊपर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 245 या 244.9 आ जाए तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी, 122.48।
only 2% less than the total cost of 125 when the order quantity was 200. तो ऑर्डर क्वांटिटी अगर चेंज होने से हमारे 2% का और फर्दर फर्क पड़ गया इसके ऊपर. पहले क्या था, पूरे साल का हमने ऑर्डर क्वांटिटी क्या थी यूनिट्स के लिए 1000 यूनिट्स के लिए 200 थी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 200 थी. अब क्या है 244. 1500 हमारी एनुअल डिमांड. थोड़ा सा मैं इसको एक दफ़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जब हम कहते हैं तो जी ये वो क्वांटिटी है कि जितनी हम अगर इस क्वांटिटी में हम अपना ऑर्डर प्लेस करें तो हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमाइज होगी. टोटल कॉस्ट क्या होती है, होल्डिंग कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट दोनों मिनिमाइज होंगी. और हमने नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी कैलकुलेट किया. हमने कहा जी साल में 5 दफ़ा हमने ऑर्डर करना है और हर ऑर्डर कितने का होना चाहिए, 200 यूनिट का. हर ऑर्डर 200 यूनिट का. हमने मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया था कि अगर 200 यूनिट जो हैं उसको आप डिवाइड कर लें कि जी 50 यूनिट आपने पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा इतने, तो ये सारे मिला के आप जब आप पहला ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो उसके अंदर आप शिपमेंट्स कर सकते हैं कि जी 200 ऑर्डर इकट्ठे रिसीव करने, या आप पहले ऑर्डर के जब आपने 200 यूनिट का ऑर्डर प्लेस किया तो आपने 200 के 200 यूनिट इकट्ठे रिसीव करने हैं, या आपने पहले 50 यूनिट रिसीव कर लें, फिर 60 यूनिट रिसीव कर लें, फिर 80 यूनिट रिसीव कर लें, 20 यूनिट रिसीव कर लें, पहले ऑर्डर के आपके 200 यूनिट पूरे. फिर उसके बाद साल में आपने 5 दफ़ा ऑर्डर करना, अगला ऑर्डर फिर 200 यूनिट का करना है, फिर अगला ऑर्डर 200 यूनिट का करना है, उससे अगला ऑर्डर फिर 200 यूनिट का. तो 5 दफ़ा आपने ऑर्डर करना है साल के अंदर अपनी इन्वेंट्री. और ऑप्टिमम लेवल क्या है 200 से ज़्यादा नहीं करना. अब हमारी टोटल डिमांड, एनुअल डिमांड अगर 1500 हो गई तो उसका मतलब है 250, 244.9. आपने आपका मैक्सिमम जो ऑर्डर है वो आपका 244.9 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए. तो साल में अगर आप 5 दफ़ा ऑर्डर करेंगे तो आपने हर ऑर्डर आपका 244.9 यूनिट्स का होना चाहिए. दिस इज़ व्हाट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटीज़. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में आप ऑर्डर प्लेस करें तो आपकी टोटल कॉस्ट मिनिमाइज होगी. तो आप 200 यूनिट हर ऑर्डर में 200 यूनिट हर ऑर्डर में आप ऑर्डर करेंगे तो आपकी टोटल कॉस्ट मिनिमाइज होगी. Now we have come to the end of this lesson, end of this lecture. In this lecture we started with the inventory management chapter, and initially we discussed the case study of Amazon.com, then the types of inventory, what is inventory, functions of inventory, and then we discussed the ABC analysis, and we discussed that for inventory management record keeping record accuracy is very important. And for record accuracy we do cycle counting, and when we talk about cycle counting it's a mix of ABC analysis and the table that I showed to you, that the number of quantity that is required. Control of service inventories is again important in when you do inventory management. Then we talked about inventory models. इन्वेंट्री मॉडल्स में हमने कहा 2 तरह के मॉडल्स होते हैं कि डिपेंडेंट होता है कि इंडिपेंडेंट होता है. इंडिपेंडेंट डिमांड मॉडल्स होते हैं, उसमें फिर होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होते हैं इसकी हमने एग्जांपल्स भी देखी. एंड देन फाइनली वी टॉक्ड अबाउट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल, कि हाउ डज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वर्क्स. और उसमें मैंने आपको कहा कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, दिस इज द मैक्सिमम क्वांटिटी दैट यू शुड ऑर्डर एवरी टाइम. अगर आपने साल, और फिर हमने कैलकुलेट किया कि साल के टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स 5 हैं, हम 5 ऑर्डर अगर करने तो 5 ऑर्डर्स में आपने मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी ऑर्डर करनी है, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, सो दैट उस मैक्सिमम क्वांटिटी के साथ आपकी टोटल कॉस्ट मिनिमाइज होगी. सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.